ग्लोमेरुलर डिजीजेस की ही एक प्रेजेंटेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, राइट? सो the glomerular diseases, they can have different presentations. Now basically you can see the clinical presentations. ये वकास ये ऊपर क्या आ रहा है, ये पूरा लाइन डिस्टर्बिंग है ये। मैम अच्छा कुछ शो तो नहीं हो रहा, क्या क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे मैम? नहीं, नहीं वो आ रहा जो ऊपर आपने एक स्टेट किया। अच्छा ठीक है, एक स्ट्रिप आ रही थी वो मुझे डिस्टर्ब, ये आ रही है ना स्ट्रिप इसकी, जिसमें वो कह रहा है न्यू शेयर पॉज शेयर ये वो, चलो ठीक है, इट्स ओके। एनीवे, ग्लोमेरुलर डिजीजेस की जो प्रेजेंटेशन है इट कैन बी डिफरेंट, राइट? इट कैन जस्ट बी सिंपली एसिम्प्टोमेटिक। अब देखें, एसिम्प्टोमेटिक मीन्स द पेशेंट हैज नो clinical presentation. Only you dig out, you look into the urine and you dig out the disease, that there is some glomerular disease going on. Now, this could be asymptomatic. Jisme proteinuria can be proteinuria. First, let me explain you what is abnormal proteinuria, right? The normal range of protein excretion in urine in a normal person is less than 150 milligram per day per 24 hours, right? अब किसी का भी प्रोटीन एक्सक्रीशन मोर देन 150 मिलीग्राम पर डे हो तो दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है? और उसके बाद फिर मैं भी आपको बता दूंगी नेफ्रोटिक में क्या है। सो प्रोटीन के एक्सक्रीशन मोर देन 150 मिलीग्राम टू 3 ग्राम्स पर डे, ये एसिम्प्टोमेटिक भी जा सकता है, ठीक है? A person can have hematuria, and hematuria is defined as more than 2 RBCs in a spun in a centrifuge sample. ये याद रखिएगा, हम 2-4 RBCs को यूरिन डीआर में कभी मिस भी कर रहे होते हैं और कभी ओवर एस्टिमेट भी कर रहे होते हैं। सो इफ यू सी red cells in urine along with protein, that is something which needs to be looked in carefully. So remember that hematuria, you can label a patient's urine to have hematuria only if he or she has more than 2 RBCs in a centrifuge sample. ऐसे नहीं, centrifuge sample में अगर 2 RBCs भी आ रहे हैं आखिर में, तो then this is labeled as hematuria, and that can be the presentation of um, glomerular disease. ओके, सेकेंड, अच्छा इसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है, इतने प्रोटीन और 1-2 आरबीसीज के साथ पेशेंट में भी एसिम्प्टोमेटिक। नाउ मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया भी हो सकता है, जिसमें पेनलेस हेमेचूरिया होता है और उसमें बेसिकली पेशेंट को उसको सिर्फ यही प्रेजेंटेशन होती है कि उसको ब्लड आ रहा है यूरिन के अंदर, ठीक है? उसका आप यूरिन डीआर कराएं तो उसमें आपको प्रोटीन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। दैट इज अगेन अ प्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज। नाउ कम्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अच्छा, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ये डेफिनेशन जो है आपको बहुत पुरानी पता होगी या पता चल जाएगी। इसको याद रखें कि प्रोटीन एक्सक्रीशन इज मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे। मैंने आपको भी बताया कि पर डे में 150 मिलीग्राम से कम होती है, ठीक है, नॉर्मली। अगर ये 3000 मिलीग्राम से ऊपर आ रही है in a day, then this is labeled as nephrotic. लेकिन प्लीज रिमेंबर कि anything less than 3.5 grams and more than 150 milligrams is of course a disease, ठीक है ना? तो उसको लेबल जब नेफ्रोटिक करेंगे तो उसको 3.5 ग्राम से ज्यादा पे नेफ्रोटिक लेबल कर देंगे, यानी उस प्रोटीन यूरिया को हम एक नाम दे देंगे। अच्छा, बच्चों में you can estimate proteinuria by their weight, so it can be 40 milligram per hour per meter square. अच्छा, इसके साथ चूंकि there is a lot of protein excretion, there is background hypoalbuminemia, बॉडी में ऑफ कोर्स ये सारा आपका एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, और इस एल्ब्यूमिन की कमी से देयर इज लॉस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, and the whole the water, the serum is
squeezed out of vessels और वो जाके एडिमा कर देता है. सो दिस इज अ पूरा विशियस साइकिल है. प्रोटीन एक्सक्रीशन हो रही है बॉडी में, उसके जवाब में प्रोटीन कम हो रहा है, हाइपोएल्बुमिनीमिया हो रहा है, और उसके जवाब में ऑनकोटिक प्रेशर कम हो रहा है, एंड देन दैट कॉजेज एडिमा. Then there is hypercholesterolemia and lipiduria. Why is it that? Can anyone tell me? बता सकते हैं कोई? रेज हैंड कर दें अगर कोई बताना चाहता है तो. ओके, देखिए आप लोग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लोगों का तो एक्सपोजर भी नहीं हुआ होगा इतना उसके साथ, पेशेंट्स के साथ. बहरहाल जो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया इसलिए हो जाता है कि लिवर स्टार्ट्स मेकिंग एल्ब्यूमिन की जो मेन सोर्स है वो लिवर है ना, तो लिवर इज गोइंग टू फॉर्म एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन, एंड फॉर दिस एल्ब्यूमिन वो तमाम टाइप ऑफ प्रोटीन्स को फॉर्म करना शुरू कर देता है, लिपिड्स फॉर्म करना शुरू कर देता है, तो जिसके जवाब में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. यू कैन रीड द डिटेल बट आई एम गिविंग यू अ नट शेल. ये जो इस स्क्वायर में जो कुछ लिखा हुआ है, दिस इज द नट शेल that a person with a nephrotic syndrome has a proteinuria of more than 3.5 grams per day, then hypoalbuminemia, edema, hypercholesterolemia, and of course lipiduria. ठीक है. अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम समझ लीजिए. सिर्फ नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि नेफ्रेटिक में हेमेचूरिया भी होता है और हाइपरटेंशन भी आती है. ठीक है. तो इन नेफ्रेटिक सिंड्रोम ओलिगोरिया you can have or you cannot have, that is not a matter. Basically you have hematuria, you have proteinuria, you have as a result edema, hypertension, and usually it is abrupt onset and usually self limiting. ठीक है. दिस इज कॉल्ड, हम अपनी आम जबान में हर रोज उसको आरपीजीएन कह रहे होते हैं. दिस इज आरपीजीएन, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. बहुत तेज रीनल फेलियर होता है ये, रैपिड रीनल फेलियर है, and it can occur within days to weeks, and protein is usually less than 3 grams a day. इसमें हीमेचूरिया जो होता है ना बेटा, इसमें रेड सेल कास्ट आती है. प्लीज रिमेम्बर कि दिस आरपीजीएन का जो एक पैथोग्नोमोनिक फीचर है ना, जिसको हम व्हेन वी सी द यूरिन डीआर, only on that urine DR we can assess that this is probably RPGN, यानी ये रैपिड प्रोग्रेशन है. उसमें क्या होता है, देयर आर रेड सेल कास्ट्स. Now what are red cell casts? Can anyone raise hand and have a कोई आइडिया है किसी को? वकास, कोई हमारा इंटरेक्शन हो सकता है बच्चों से? जी भी बोल सकते हैं और चैट पे भी टाइप करके आपको बता सकते हैं. क्या करूं मैं, अनम्यूट कर दूं? मैम जी बेटा, जी बोलिए. it is a microscopic amount of bleeding in the kidney. क्या चीज बता रही हो आप बेटा? Red blood cell counts. रेड सेल का. एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? कोई बात नहीं. और तो आप लोग बिल्कुल ही थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हो. मेरे हिसाब से तो आप इतना भी आपको पता है तो इट्स वेरी गुड, शाबाश. लेकिन बेटा रेड सेल कास्ट जो होती है, ये याद रखें कि रेड सेल कास्ट वो होती है जब आरबीसीज बहुत तेजी से फिल्टर हो रहे होते हैं through the glomeruli, right? They are filtered through the glomerular capillaries and they go into the tubules, renal tubules में जाते हैं नीचे. When they go in the renal tubules, they get themselves adherent to the tubular protein, right? तो जो ट्यूबुलर प्रोटीन होते हैं ना, वो 2-3 तरह के होते हैं. उसमें मेजर जो ट्यूबुलर प्रोटीन है दैट इज टैम हॉस्फोल, वो आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में. टैम हॉस्फोल प्रोटीन होता है.
ये जो रेड सेल्स होते हैं, क्योंकि ये इतना तेजी से टूट फूट रहे होते हैं ऊपर, ये रैपिड आरपीजीएन की बता रही हूँ मैं, और ये रेड सेल कास्ट आते ही आरपीजीएन में है. So when they are rapidly filtered through glomeruli and they are filtered into the tubules, they get adherent to the tubular protein, and then they form a cast. So that cast is basically, that is a formed shape of RBCs which are attached to the tubular protein. तो ये basically एक फॉर्मेशन है, कास्ट है, जो आपको जब नजर आती है यूरिन के अंदर, जब हम देखते हैं तो हम कास्ट दिखवा लेते हैं. हमें कोई पेशेंट रैपिड रीनल फेलियर में रखता है तो हम फटाफट उससे कहते हैं कि इसके यूरिन में आरबीसी कास्ट देखो. अगर कास्ट हमें नजर आ जाता है तो हम वहीं समझ जाते हैं दैट देयर इज आरपीजीएन गोइंग ऑन. अच्छा, एक बात और यहीं पे समझ लें, बिकॉज मेनी पीपल दे मेक अ मिस्टेक and they think that this RPGN is itself a disease. It's not itself a disease. It is always a consequence of a background pathology. ठीक है, ये सिर्फ रैपिडली प्रोग्रेसिव है. तो इसके पीछे कोई सा भी नेफ्रोटिक हो सकता है, इसके पीछे कोई सा भी नेफ्रेटिक हो सकता है, कोई सा भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है जो अगर रैपिड प्रोग्रेस करे तो बस आप उसको आरपीजीएन कह देते हैं. आरपीजीएन इटसेल्फ ये कोई अलग से क्लिनिकल एंटिटी अपने तौर पे एक डिजीज नहीं है. ये किसी भी नेफ्रेटिक या नेफ्रोटिक की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है which can be very which can be fatal also. सही है. और क्रॉनिक जीएन क्या है? क्रॉनिक जीएन तो सिंपल जीएन हम आम जबान में इसको कह रहे होते हैं अपनी जबान में. क्रॉनिक जीएन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑब्वियसली वो किल करके बैक्टीरिया, उसको रीनल सेल्स को किल करता रहता है. वो जो सबसे पहला वाला था ना ऊपर, एसिम्प्टोमेटिक वाला, बहुत सारे ऐसे लोग जो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं वो अंदर ही अंदर उनके किडनीज हिट हो रहे होते हैं, एंड देन दे कैन हैव क्रॉनिक जीएन, or that can result in hypertension, obviously renal insufficiency, proteinuria, and shrunken kidneys. Now, can anybody tell me what is the normal size of kidneys? बता सकता है normal size of kidneys? हाँ, अच्छा चलें. It's between 9 to 12 centimeters. Okay. 9 to 12 सेंटीमीटर होता है. तो श्रंकन किडनी जब होएगी तो वो छोटा 9 से कम हो जाएगा किडनी साइज, तो भी वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये क्रॉनिक जीएन हो गया. अच्छा देखो, नाउ जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, दैट कैन हैव, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम. It's basically a collection of symptoms. ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है. तो अब उसके बैकग्राउंड बजाते खुद नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कोई डिजीज नहीं है. उसके पीछे कोई भी डिजीज हो सकता है. उसके पीछे डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, उसके पीछे लूपस हो सकता है, उसके पीछे एमपीजीएन, पोस्ट स्ट्रेप, मिनिमल चेंज, एफएसजीएस. तो ये सारे डिजीजेस प्रेजेंट कर सकते हैं एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ओके, so nephrotic syndrome can be one of the presentations of glomerulonephritis, right? तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करें कि हम कौन सा जीएन ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, फौरन तो हम अगले दिन तो बायोप्सी नहीं कर रहे होते, कभी कभी हमें टाइम लगता है. तो व्हाट यू डू इज you want to see complement changes which can narrow down your diagnosis. जिन डिजीजेस में कॉम्प्लीमेंट्स में C3, C4, CH50 लो आता है, वो डिजीजेस में टॉप पे जो डिफरेंशियल है वो है लूपस नेफ्राइटिस, SLE के साथ एसोसिएटेड है, या मिक्स्ड एसेंशियल क्रायोग्लोबुलिनेमिया. ठीक है, जिसमें सिर्फ C4 लो आएगा, ठीक है, वो एम्पीजियन टाइप 1 है. जिसमें C3 लो है, C4 नॉर्मल है, ये बड़ा टिपिकल होता है. ओनली C3 इज लो, C4 इज नॉर्मल, देन दैट कैन बी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जीएन, जो पोस्ट इन्फेक्शियस गले के खराबी के बाद आता है.
Then you can have GN associated with other infections like infective endocarditis, shunt nephritis, hepatitis B, इनके साथ भी associated हो सकता है. हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, यहाँ तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, तो बेहतर है कि आप सिर्फ इसका समझ लें कि आप नेफ्रोटिक को कैसे नैरो डाउन कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस, कि उसका बैकग्राउंड डिजीज क्या है. ओके, नाउ अब देखें. Now you want to evaluate your patient. I'm going to give you a sort of clinical touch कि आपको पता हो. किताब से तो आप obviously पढ़ लेंगे. You will read and you will understand. And you can always come back to me and ask कि भाई इसको थोड़ा further define कर दें, further समझा दें. I'll always be there. You can talk to me in my ward, and anyway you can come and you can get your understanding clear. अब सिर्फ ये नेफ्रोटिक ये समझ लीजिएगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज जो मैंने बताया उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी जो डेफिनेशन है वो 3.5 ग्राम से ज़्यादा है प्रेजेंटेशन पर डे प्रोटीन. फिर उसमें एडिमा है, उसमें हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया है, लिपिड्यूरिया है. ये उसकी नेफ्रोटिक की डेफिनेशन हो गई. और नेफ्रोटिक के बैकग्राउंड में कोई डिजीज होता है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक प्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, ये यूं समझ लो कि जैसे मलेरिया है या टाइफॉइड है, उसके जवाब में जो बुखार आ रहा है वो नेफ्रोटिक है. जो बुखार आ रहा है वो नेफ्रोटिक है, लेकिन उसका पीछे का डिजीज ढूंढना जरूरी है कि वो मलेरिया से आ रहा है या टाइफॉइड से आ रहा है. सेम इज द केस हियर. When you have nephrotic presentation of a patient, you have to dig out that what's going on. क्योंकि जो background pathology है, you are going to treat that. You are going to treat the background pathology, and that is the way you are going to treat nephrotic. तो अब उसमें जब आपका पेशेंट आपके पास प्रोटीन लेके आता है तो आप उसको क्वांटिफाई करते हैं प्रोटीन्यूरिया को. और क्वांटिफाई करने का तरीका ये है कि यू आस्क द पेशेंट टू गेट 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, और फिर उसमें प्रोटीन को असेस किया जाता है. जब 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट होगा तो ही आप बता सकते हैं कि 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा है या नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू दैट यू आर गोइंग टू डू 24 आवर्स यूरिन. यू आर गोइंग टू डू सीरोलॉजी. अब मैंने जो सीरोलॉजी आपको बताई है कि C3 C4 आप उसमें कराते हैं ताकि आप उसमें थोड़ा बहुत नैरो डाउन कर सकें डायग्नोसिस. और उसके बाद जब आपका डायग्नोसिस थोड़ा बहुत नैरो डाउन हो जाता है तो फिर आप उसको जाके रीनल बायोप्सी करते हैं. So if I ask you that what is the name one diagnostic test that you do to find the cause of nephrotic, so that is only one, and that is renal biopsy. You have to go into the pathology. अंदर जाएंगे आप किडनी के, उसको देखेंगे उसमें क्या चल रहा है, and then you are going to treat accordingly. ट्रीट अकॉर्डिंगली के लिए मैंने इसलिए कुछ नहीं डाला क्योंकि ट्रीट अकॉर्डिंगली में तो हर डिजीज, अब देखो ना, अगर इफ यू हैव 15 डिजीजेस बिहाइंड तो हर एक के ऊपर एक क्लास हो सकती है. सो उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है. अगर वो मिनिमल चेंज है, नेफ्रोटिक, वो FSGS है, जो भी कुछ निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट करेंगे. हाँ, ओवरऑल आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर वैसे जो आप उसके एडिमा को हैंडल करते हैं, यू हैंडल दैट विद ओरल लूप डायरेटिक्स, जिसमें फ्यूरासिमाइड, लेसिक्स का नाम आपने सुना होगा. फ्यूरासिमाइड देते हैं 40 मिलीग्राम BD तो लिख दिया है. यू कैन गो टू मैक्स डोज. आप उसको डबल करें, उसमें कोई और डायोरेटिक ऐड करें, उसकी सीलिंग डोज तक ले जाएं. सीलिंग डोज इज द मैक्सिमम डोज. उस तक ले जाएं, नहीं होता दूसरा ऐड करें, उसको निकालें. किसी तरह फ्लूइड निकालना होगा बॉडी से, वरना ब्लोट करके एडिमा के साथ पेशेंट की स्किन ना ऊज भी करने लग जाती है. इतना एडिमा भी होता है दैट दे स्टार्ट ऊजिंग सीरियस फ्लूइड. और उस अगर वो भी हो तो लैसिक्स के साथ यू कैन ऐड एल्ब्यूमिन ऑल्सो, क्योंकि एल्ब्यूमिन बॉडी में कम हो रहा होता है ना, तो वट एवर यू आर गोइंग टू गिव इज नॉट गोइंग टू वर्क
to the extent that you want, you require. So you give albumin ताकि albumin भी fluid को stay कराए vessels के अंदर, और साथ में आप diuretic दें ताकि extra cellular fluid जो है वो सारा निकल जाए, filter out हो जाए. अगर फिर भी आप fail हो जाते हैं nephrotic के, अच्छा, sodium restriction is one of the very important factors that can cause gross edema. तो सोडियम, क्योंकि सोडियम के साथ वाटर वो होता है प्रिजर्व, तो सोडियम को आप कम कराएं, बिल्कुल मिनिमल कर दें सोडियम, तो फिर जाके वाटर की रिएब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी. सोडियम हैंडलिंग होगी, डायूरेटिक डालेंगे, डायूरेटिक के साथ ना हो सका तो आप उसमें एल्ब्यूमिन ऐड कर दें. फिर भी पेशेंट का एडिमा रिजॉल्व ना हो तो लास्ट मैनूवर इज, लास्ट solution is that you're going to go for ultrafiltration, mechanical ultrafiltration जो हम डायलिसिस मशीन के थ्रू कर रहे होते हैं. मैकेनिकल अल्ट्राफिल्ट्रेशन जिसमें सिर्फ डायलिसिस नहीं करते, उसमें सिर्फ पानी निकल जाता है बॉडी का, तो that helps in reducing the edema. अब ये वो कॉमन डिजीजेस हैं ग्लोमेरुलर जो नेफ्रोटिक से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिनकी प्रेजेंटेशन नेफ्रोटिक है. I think I'm able to explain that nephrotic is not a disease itself, it's a presentation of a background disease. तो वो जो background diseases है ना, वो ये हो सकते हैं, ठीक है. अब देखिए, नंबर 1 है minimal change disease. This is the foremost commonest cause of nephrotic syndrome in young, ठीक है, younghood के अंदर commonest cause है ये. इसकी एसोसिएशंस हो सकती हैं कि एलर्जी के साथ एसोसिएटेड हो, एनसेड्स लेता हो पेशेंट किसी भी वजह से, या हॉचकिंस के साथ भी इसकी एसोसिएशन है. अच्छा, इसमें कोई सीरोलॉजिकल हेल्पफुल नहीं होता, बल्कि हाँ यूं समझ लें कि C3 C4 इसमें नॉर्मल आएंगे. आप कराएंगे ना, आपको कराने से पहले तो नहीं पता कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप यू आर गोइंग टू गो फॉर C3 C4. अगर वो नॉर्मल आ जाते हैं तो दैट एंड एज उसकी कम है, बच्चा है वो या बच्ची है, लेस देन 12 है, सीरोलॉजी नेगेटिव है, नेफ्रोटिक की डेफिनेशन में वो फिट हो रहा है, तो दैट essentially is the diagnosis of minimal change disease unless proved otherwise. Number 2, focal segmental sclerosis, जो बहुत सारी उसकी तो एसोसिएशंस हैं. HIV के साथ हो सकता है, हेरोइन के साथ हो सकता है, ब्लो किडनी मास के साथ हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं उसके साथ हो जाता है FSGS. So there are a lot of and it can also present as nephrotic. FSGS is focal segmental glomerulosclerosis. देखो समझ लो, फोकल, व्हाट डज इट मीन फोकल, कि फर्ज करें मैंने एक बायोप्सी की है, उसमें 10 ग्लोमेरुलाई आए, ठीक है, 10 ग्लोम्स आ गए उसके अंदर, उन 10 में से 5 के अंदर मुझे डिजीज मिल रहा है, ठीक है, और यानी स्क्लेरोसिस मिल रहा है, और 5 के भी कुछ सेगमेंट्स के अंदर मिल रहा है, नॉट द होल ग्लोमेरुलस. फोकल इज द पैच ऑफ द ग्लोमेरुलाई, फ्यू ग्लोम्स, फिर उन ग्लोम्स का भी कोई एक पोर्शन जो स्क्लेरोसिस शो करेगा तो वो सेगमेंट कहलाएगा. सो दैट इज कॉल्ड फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस. देन यू कैन हैव मेम्ब्रेनस GN जो कि नेफ्रोटिक से प्रेजेंट कर सकता है. मेम्ब्रेनस की एसोसिएशन बहुत कॉमन है, गोल्ड, पेनिसिलिन. आप पूछोगे गोल्ड कौन खा लेता है, भाई गोल्ड खा लेते हैं लोग इन हिकमत मेडिकेशंस, ठीक है. तो हिकमत, होम्योपैथिक मेडिकेशंस और इवन एलोपैथिक मेडिकेशंस के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके साथ आप अपने एनसेड्स हैं, पेनिसिलिन है, ये वो मेडिकेशंस हैं जिनके साथ एसोसिएशन है मेम्ब्रेनस की. इन्फेक्शंस में हेपेटाइटिस B-C के साथ मेम्ब्रेनस आ सकता है, उसकी नेफ्रोटिक प्रेजेंटेशन हो सकती है. लूपस नेफ्राइटिस, मेलिग्नेंसी, ओके. देन MPGN टाइप 1 है, उसमें C4 नेफ्रोटिक फैक्टर हमको C3 C4 कम मिलता है, ये आपको हेल्प कर देता है. किसी में C3 कम होता है तो वो MPGN 2 है. उसके अलावा अमाइलॉइड है, यस अमाइलॉइड है, वो माइलोमा के साथ एसोसिएटेड होता है, प्राइमरी एमाइलॉइड, और जो सेकेंडरी है वो उसकी एसोसिएशन आपकी उसके साथ होती है. कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो
उसके साथ एसोसिएशन होती है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, खाली डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा एडिमा के साथ प्रेजेंट कर सकता है। डायबिटिक, पुराना डायबिटिक, 20 साल हो गए, आपके पास बहुत ज़्यादा एडिमा के साथ आया, अब आपको तो कुछ नहीं पता, आपने उसका 24 आवर्स यूरिन कराया, आपको 3.5 ग्राम से ज़्यादा मिल गया, फिर आपने उसको जब उसकी बायोप्सी की तो यू गेट टू द कंक्लूजन दैट दिस वाज ओनली डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब एज रिलेटेड, अच्छा इसमें इतनी आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल यू शुड लुक इनटू इट। आप सिर्फ ये याद रखें कि जो यंग्स के अंदर आता है ना, उसमें जो फर्स्ट फॉरमोस्ट आपका अजम्पशन होती है डायग्नोसिस की, दैट इज मिनिमल चेंज डिजीज। प्रोटीन यूरिया को अब हमने एडीमा को तो हैंडल कर लिया था ना, हमने एडीमा को हैंडल किया था डायूरेटिक से, उसकी सीलिंग डोज तक गए, नहीं हुआ दूसरा डायूरेटिक डाला, नहीं हुआ तो हमने एल्बुमिन दे दिया, नहीं हुआ तो हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर दी, वो हमने एडीमा हैंडल किया था। अब हम प्रोटीन हैंडल कर रहे हैं। प्रोटीन को हैंडल करने के लिए जो बेस्ट ड्रग्स हैं, दे आर एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि वो जो प्रोटीन एक्सक्रीशन उसको कम करती हैं। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। सो बेटा मैं क्लास ले रही हूँ इस वक्त मेडिकल कॉलेज में, ठीक है? ओके। सो हाँ, ARBs हैं, तो वो भी इसी की दूसरी रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। दोनों का काम यही है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम करते हैं, तो उससे प्रोटीन एक्सक्रीशन कम हो जाती है। तो प्रोटीन एक्सक्रीशन कम करने के लिए जो आपको याद रखना है वो ये है, द बेस्ट ड्रग इज ACE इनहिबिटर एंड ARB। अच्छा अब एक और प्लीज, आज इंशाल्लाह आप 2 साल बाद डॉक्टर्स बन जाएंगे इंशाल्लाह। द जनरल एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है तो प्रोटीन खिलाना भी बंद कर, ताकि वो खाए नहीं तो निकले नहीं। तो प्लीज डोंट डू दिस, इट इज एक्सट्रीमली painful and dangerous, because this way you are going to deprive the patient from essential proteins also। और एक तो वो खिलाए ना, yes there's a limit, and that limit you should please remember that one can eat up to 0.8 grams kg per day, 0.8 grams per kg per day। अगर आप रफली 0.5 ग्राम्स पर केजी पर डे लगाओ, तो अगर 50 साल का आदमी है तो 25 तक तो 25 ग्राम तो ले सकता है ना प्रोटीन, 0.5 से भी लगाओ। हम आपको अपर कट ऑफ दे रहे हैं 0.8, तो 0.6 से 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पेशेंट कैन टेक इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। लिपिड्स कैसे कंट्रोल कर, जो हाइपरलिपिडूरिया हमने आपको लिपिडीमिया बताया था, उसका जो ट्रीटमेंट है वो आप स्टैटिन से ले सकते हैं, जो ड्रग्स हैं। अच्छा ये मिनिमल चेंज का थोड़ा सा मैंने डाला था, मिनिमल चेंज का, कि ये आपको जरा सा बता दूं मैं विद द ऑनसेट फैक्टर्स एसोसिएटेड, क्योंकि मिनिमल चेंज इज द कॉमनेस्ट, I told you the commonest presentation of nephrotic syndrome in young। So उसमें जो drugs की associations हैं वो NSAIDs हैं, interferon alpha, lithium और gold। और जो एलर्जी जिन लोगों को अगर हो जाती है तो उससे भी नेफ्रोटिक आ जाता है, होस्ट डस्ट होती है, हाउस डस्ट सॉरी, और इंसेक्ट स्टिंग्स, ये भी याद रखें, स्नेक बाइट से भी हो जाता है, पोलन से हो जाता है, इम्यूनाइजेशन से हो जाता है। Malignancies में जो आती हैं चीजें, उसमें हॉचकिंस, प्लीज रिमेंबर हॉचकिंस एसोसिएशन विद नेफ्रोटिक, और क्रॉनिक लिम्फोसीएलएल के साथ भी है, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, लेकिन कम है। और बाकी जो है मेम्ब्रेनस की एसोसिएशन सॉलिड ट्यूमर से ज्यादा होती है, मेम्ब्रेनस ओल्डर एज ग्रुप में आता है। सो दिस इज इट। अगर आप खाली नेफ्रोटिक देखते तो मेरा ख्याल है बहुत छोटा सा जरा सा टॉपिक था, लेकिन नेफ्रोटिक का बैकग्राउंड समझाना जरूरी था, उसका नेफ्रोटिक का ओवरऑल ट्रीटमेंट बता दिया मैंने आपको, कि बैकग्राउंड पैथोलॉजी जो भी हो उसको, जो उसका एडीमा है वो कैसे ट्रीट करना है, जो उसका प्रोटीनूरिया है, जो उसका लिपिडूरिया है वो कैसे ट्रीट करना है, फिर आप उसकी बायोप्सी कर देते हैं, जो बैकग्राउंड डिजीज निकलता है उसका रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट आप उसको दे देते हैं। So this is the way you handle nephrotic।
So I think we are done with the topic. किसी को कोई सवाल है वकास तो बताइए, फिर मैं उसको एड्रेस कर दूं. मैम अभी तो हैंड रेज नहीं किया किसी ने. अच्छा, ओके. So I think I'm done, वकास. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. Okay. If you डॉक्टर have फरजाना, अभी क्वेश्चन तो नहीं है. students, if you have any question, you can come back to me anytime. ठीक है. अगर अभी ना भी समझ आए, आपको जब आप वो कर रहे हो, अपना असाइनमेंट कर रहे हो या आप रीड बैक करोगे इसको, तो even if you don't have, तो you can contact me. अब मुझे नहीं पता, अगर एडमोडो से आप वापस मेरे तक आ सकते हैं तो आ जाएं, जूम वगैरह से आ, मुझे नहीं पता. वकास, यू कैन असेस. मैम जब आप फोटो पे भी अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स आपके कमेंट के थ्रू कर सकते हैं. बाकी मैम आपसे मैम किसी तरह और डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्टूडेंट हमसे कर लें कांटेक्ट, हम आपसे कांटेक्ट करवा देंगे.